हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है सेलिंग कॉस्ट। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में जो प्रोडक्ट सेल करती हैं फर्म्स, वो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन के अकॉर्डिंग करती हैं। उनमें मतलब प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन पाई जाती है। तो अगर प्रोडक्ट में डिफरेंशिएशन होती है तो बायर्स को अट्रैक्ट करने के लिए सेलिंग कॉस्ट एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर सेलिंग कॉस्ट इनकम नहीं करेंगे, एक्सपेंडिचर नहीं करेंगे, तो वो प्रोडक्ट के बारे में दूसरे बायर्स को कैसे कन्विंस करेंगे कि उनका प्रोडक्ट दूसरे प्रोडक्ट से बेटर है, क्यों वो पुराने वाला प्रोडक्ट छोड़कर आपके प्रोडक्ट की तरफ आए। तो सेलिंग कॉस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। परफेक्ट कंपटीशन में सारे प्रोडक्ट सेम होते हैं, होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, तो सवाल ही पैदा नहीं होता सेलिंग कॉस्ट इनकर करने का, मतलब एक्सपेंडिचर करने का। सेलिंग कॉस्ट तभी की जाएगी अगर मान लीजिए कि अगर कोई प्रोडक्ट जो है उसमें कुछ ना कुछ अंतर है। अगर एक ही बंदा कॉटन का कपड़ा बना रहा है, दूसरा भी सेम क्वालिटी का कॉटन का कपड़ा प्रोड्यूस कर रहा है, तीसरा भी, तो वो एडवर्टीजमेंट या किसी तरह दूसरे को प्रमोट किस तरह से करेंगे अपने प्रोडक्ट को कि मेरा प्रोडक्ट क्यों खरीदा जाए दूसरे के प्रोडक्ट से, क्योंकि दोनों ही कॉटन का कपड़ा सेम क्वालिटी का सेल कर रहे हैं। लेकिन अगर उसमें कुछ डिफ्रेंशिएट करते हैं, कलर चेंज करते हैं या उसका क्वालिटी जो है बेटर कर देते हैं, तो ही वो किसी ना किसी तरह लोगों को कन्विंस करेंगे, एडवर्टीजमेंट करेंगे या फिर कोई और सोर्स जो प्रमोशनल एक्टिविटीज़ पे खर्चा करेंगे ताकि उनका प्रोडक्ट बेचा जा सके। अब सेलिंग कॉस्ट और प्रोडक्शन कॉस्ट में जो डिफरेंस है मेन, ये आपको क्लियर होना चाहिए। मान लीजिए कि ये डिमांड है और ये प्रोडक्ट है। कहीं पे डिमांड है आपके प्रोडक्ट की, यहाँ राजस्थान मान लीजिए, राजस्थान में पेन बना रहे हो आप, पेन ए पेन है, कोई नेम ए है पेन का, वो प्रोड्यूस करते हो। राजस्थान में उस पेन की बहुत ज़्यादा डिमांड है। राजस्थान वालों ने आपको ऑर्डर दिया है कि 2000 पीस जो हैं पेन के, वो यहाँ पे राजस्थान में सेल किए जाए, मतलब डिमांड की गई है, डिमांड है, राजस्थान में डिमांड है। उन्होंने डिमांड करके आपको ऑर्डर दिया है कि 2000 पीसेस जो पेन के हैं वो वहाँ पे भेजे जाएं। पैकेट्स लगा लीजिए या पीसेस लगा, पैकेट्स लिख लो, चलो ठीक है। कि अगर मान लीजिए आपने पेन भेजने हैं, आप एक ट्रक लेते हो, ट्रक में पेन को लोड करते हो और उसके बाद आप राजस्थान भेज देते हो और वहाँ से पेमेंट लेकर वापस आ जाते हो, पेमेंट हो जाती है। तो दैट इज़, मतलब अगर डिमांड है, प्रोडक्ट को डिमांड के पास लेके जाते हो, दैट इज़ प्रोडक्शन कॉस्ट। उस पेन को बनाने का खर्चा, चाहे उस ट्रक का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, जो बंदा वहाँ गया उसके पेमेंट सारी, वो सारा खर्चा प्रोडक्शन कॉस्ट में आता है। लेकिन अब राजस्थान वालों ने पेन को नहीं मांगा, क्योंकि पेन ए के बारे में वो नहीं जानते कि ये पेन कैसा चलता है, कैसा नहीं चलता। तो आपने क्या किया कि प्रोडक्ट बनाया, उसको डेमो के लिए, फॉर डेमो पर्पसेस, डेमोन्स्ट्रेशन देनी है पेन ए की कि कैसा है आपका पेन। एक बंदा जाता है, गाड़ी में बैठता है, कार में बैठता है, कुछ पेन के सैंपल्स लेता है विद सैंपल्स, और वहाँ जाके वो उसके रिगार्डिंग डेमो देता है, ठीक है। डेमो दी उसने। अब क्या हुआ कि डिमांड को, अब उन्होंने मांग लिए हमसे पेन के 100 दे दीजिए, खरीद लेते हैं वहीं से। तो अब हम डिमांड को प्रोडक्ट तक लेके जा रहे हैं, मतलब उन्होंने नहीं मांगी थी, डिमांड को क्रिएट कर रहे हो। यहाँ पे वर्ड क्या आ जाता है, डिमांड क्रिएशन। यहाँ डिमांड क्रिएट की जा रही है, यहाँ डिमांड क्या की जा रही है, फुलफिल। यहाँ डिमांड को आप फुलफिल कर रहे हो, डिमांड थी उसको पूरा किया, प्रोडक्ट को डिमांड के पास ले गए। लेकिन यहाँ डिमांड को प्रोडक्ट के पास लेके आ रहे हो कि आपको ये पेन खरीदना है, क्यों खरीदना है, और उसके लिए जितना भी आप खर्चा करते हो, चाहे वो बंदा जो कार में बैठ के गया है, गाड़ी का खर्चा, ड्राइवर का खर्चा, वहाँ डेमो देता है, वहाँ फ्री भी पेन बांटता है कुछ, वो सारा का सारा खर्चा किस में जाएगा, सेलिंग कॉस्ट में। तो मोस्टली जो है बच्चे एडवर्टीजमेंट और सेलिंग कॉस्ट को क्या कर देते हैं,
आपस में मिंगल कर देते हैं, हम दोनों सेम मान लेते हैं, दोनों सेम नहीं है। सेलिंग कॉस्ट जो है वो बड़ा कॉन्सेप्ट है, किससे? एडवर्टीजमेंट से। एडवर्टीजमेंट छोटी चीज़ है, सेलिंग कॉस्ट का एक पार्ट है। एडवर्टीज में सेलिंग कॉस्ट कौन कौन सी हो सकती है? प्रिंट मीडिया, ये न्यूज़पेपर चैनल्स, ये सारे जितने भी हैं, ठीक है, वीडियो मीडिया, ठीक है, ऑडियो वीडियो मीडिया जितना भी है। उसके अलावा जो सेल्समैन, उनकी सैलरी, जो मैनेजर है प्रमोट करता है सेल्स को, सेल्स मैनेजर की सैलरी हो गई, उसका आलीशान ऑफिस हो गया, उसको जो कार दी जाती है, उसको जो स्टाफ प्रोवाइड करवाया जाता है, उसको जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, वो सारा कुछ, एवरीथिंग दैट इज सेलिंग कॉस्ट। सेलिंग कॉस्ट बहुत बड़ी होती है, एडवर्टीजमेंट उसका एक पार्ट होती है, क्योंकि हमने डिमांड को क्रिएट करना है, और क्रिएट करने में जो जो भी खर्चा आता है दैट इज सेलिंग कॉस्ट। क्रिएट किसी भी तरह से किया जा सकता है, फ्री सैंपल्स दिए जा सकते हैं, मैनेजर्स हायर किए जा सकते हैं, उनको इंसेंटिव्स दे के किसी ना किसी तरीके से हम डिमांड को क्रिएट करते हैं, दैट इज सेलिंग कॉस्ट। अब नेक्स्ट है कि जो सेलिंग कॉस्ट है उसकी शेप जो है वो कौन सी होती है। अगर तो सेलिंग कॉस्ट वेरिएबल होगी तो इसकी जो शेप है वो यू शेप बनेगी, एवरेज सेलिंग कॉस्ट। अगर फिक्स्ड है कि जैसे पहले ही कोटा डिसाइड कर लेते हैं हम लोग कि हमने 2 लाख 2 करोड़ एडवर्टीजमेंट पे खर्च करना है, अगर जैसे आइडिया की ऐड पहले शुरू हो गई थी और सिम बाद में आया था, बाद में हमें पता चला कि वो क्या चीज़ है, तो ऐड पहले फिक्स्ड कर देते कि इतना खर्चा तो हमने एडवर्टीजमेंट पे या सेलिंग कॉस्ट करनी ही करनी है, तो उसमें क्या बनेगी, ये फिक्स्ड कॉस्ट की जो शेप होती है AFC, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, तो ये इस तरह से बनेगी। लेकिन जो हम डायग्राम्स करेंगे बेसिकली जो वेरिएबल कॉस्ट लेकर चलेंगे कि पर यूनिट के हिसाब से। जो सेलिंग कॉस्ट का इफेक्ट होता है बेसिकली शुरू में कम होता है, बाद में ज़्यादा होने लगता है। ये मान लीजिए प्राइस है, शुरू में आपके प्रोडक्ट की डिमांड बस इतनी ही है, इतनी क्वांटिटी बिक रही है। अब क्या हुआ, आपने सेलिंग कॉस्ट शुरू कर दी, मतलब विक्रय लागतों के साथ आपने अपने प्रोडक्ट को प्रमोट किया, तो डिमांड थोड़ी सी बढ़ेगी शुरू में, फिर ज़्यादा बढ़ेगी क्योंकि लोग चेक कर लेते हैं उस प्रोडक्ट को, थोड़ी सी बार बार ऐड आती है या कहीं ना कहीं प्रमोशन हो रही होती है उस प्रोडक्ट की, तो हमें लगता है कि वो प्रोडक्ट दूसरे लोगों ने यूज़ कर लिया, उसकी पता चल रही है कि प्रोडक्ट है कैसा, क्वालिटी, तो उसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन एक लिमिट के बाद फिर उसकी डिमांड क्या होने लगती है, कम बढ़ती है, मतलब पहले बढ़ती है, कम बढ़ती है, फिर ज़्यादा बढ़ती है, फिर कम बढ़ने लग जाती है। तो ये इस तरह से चल। अब हम देखेंगे कि सेलिंग कॉस्ट के साथ फर्म का इक्विलिब्रियम कैसे इफेक्ट होता है। शुरू में मैं बस सबसे पहले आपको ओरिजिनल डायग्राम बना के दिखा रही हूँ कि किस तरह से सही में डायग्राम बनती है। कि शुरू में AR1 था, उसका MR1 हॉरिजॉन्टल हाफ में से सेम, एवरेज कॉस्ट इसके न्यूनतम से MC1 AC1, और यहाँ पे इक्विलिब्रियम जो है आ गया, क्वांटिटी 1 E1 P1 और C1। तो ये प्रॉफिट्स हो रहे हैं, लेकिन बहुत थोड़े हैं, तो उसके दिमाग में आता है जो मोनोपोलिस्ट है कि मैं क्यों ना एडवर्टीजमेंट करूं, तो वो क्या करता है, एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट मान लीजिए APC1 प्लस का साथ में क्या करता है, एवरेज सेलिंग कॉस्ट ऐड कर देता है, और उसकी वजह से मांग जो है ऊपर की तरफ चली जाती है। AR2 उसी तरह हॉरिजॉन्टल हाफ, MR2, फिर इसके MC2, इक्विलिब्रियम 2, फिर क्वांटिटी 2, फिर P2 C2। तो ये डायग्राम जो है प्रॉफिट्स एवरेज सेलिंग कॉस्ट के साथ बढ़ गए हैं, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। हम फिर AR3 बनाएंगे, MR3। तो हम अपनी कन्वीनियंस के लिए मान लेते हैं कि जो भी हम प्राइस ले रहे हैं वो इसी प्रोसीजर के साथ MR MC के इक्विलिब्रियम्स के साथ ही डिसाइड हो रही है। तो हम सिंपल करने के लिए अब इस डायग्राम को कैसे बनाएंगे। शुरू में डिमांड का AR1/D1, एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट 1, हम पहले प्रॉफिट इतने ले रहे हैं,
क्वांटिटी 1, P1 और C1। अब इसमें देखिए ये मैंने कैसे लिया, तो हम ये मानकर चले कि जो कीमत है वो उसी तरह MR MC के कट करने से ही डिसाइड हुई है। तो हम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए मानकर चल रहे हैं। याद रखना यहाँ पे लिखनी है लाइन कि हम मानकर चल रहे हैं कि जो प्राइस डिटरमिन हो रही है वो जो सेम प्रोसीजर है, ये जो कीमत मैंने ली है यहाँ पे P1 वो वैसे ही ली है जैसे कि वो डिसाइड होती है AR MR MC MR के कटिंग पॉइंट से इक्विलिब्रियम, वहीं वैसे ही कॉस्ट डिसाइड हुई है। अब उसने क्या किया, एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस एवरेज सेलिंग कॉस्ट 1, सेम डिमांड का वो ऊपर जाएगी AR2 और D2। तो हम पहले से प्रॉफिट थोड़े से ज़्यादा ले लेंगे जहाँ पे हम जितना दिखाना चाहते हैं। अब पहले से P2 C2, अब प्रॉफिट पहले से बढ़ गए हैं। अब उसने क्या किया, फिर एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस एवरेज सेलिंग कॉस्ट 2 और ज़्यादा खर्चा करना शुरू कर दिया और उसकी वजह से डिमांड और ऊपर चली गई और हम उसके प्रॉफिट जो हैं और ज़्यादा बढ़ गए, Q3 हो गए। तो ये P3 और ये C3, ये कॉन्टिन्यूशन में प्रॉफिट क्या है, बढ़ते ही जा रहे हैं। फिर उसने क्या किया, एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट प्लस एवरेज सेलिंग कॉस्ट 3 और खर्चा किया, तो उसकी वजह से डिमांड का और ऊपर चली गई। लेकिन अब नेक्स्ट टाइम प्रॉफिट जो है वो पहले से कम बढ़े हैं। मतलब प्रॉफिट ऐसा नहीं है कि लगातार बढ़ते रहेंगे, पहले प्रॉफिट बढ़ते हैं फिर प्रॉफिट कम बढ़ने लगते हैं, बढ़ते तो हैं लेकिन कम बढ़ते हैं, उसकी जो रेशियो है वो कम। इस तरह से हम एवरेज रेवेन्यू या डिमांड का कह लीजिए उसके साथ हम इक्विलिब्रियम सेलिंग कॉस्ट का निकाल लेते हैं, AR4 D4। तो एवरेज सेलिंग कॉस्ट जैसे जैसे बढ़ती है, पहले प्रॉफिट बढ़े फिर कम बढ़े, बढ़ते रहते हैं। तो इसका मतलब ये P4 हो गया और ये C4 हो गया। यहाँ पे AR MR प्राइस AC MC सब कुछ इसी तरफ है, यहाँ पे क्या है, क्वांटिटी है। तो इस तरह से हम सेलिंग कॉस्ट के साथ फर्म का इक्विलिब्रियम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन और परफेक्ट कंपटीशन में क्या डिफरेंस है। बाकी सारी चीज़ें सेम हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे कि प्रोडक्ट, उसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है परफेक्ट कंपटीशन में, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में कौन सा प्रोडक्ट होता है, डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है। दोनों में ही बायर्स एंड सेलर्स ज़्यादा होते हैं। डिग्री ऑफ नॉलेज पूर्ण प्रतियोगिता में परफेक्ट होती है, लेकिन जो मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में इम्परफेक्ट होती है, अपूर्ण होती है। उसमें जो AR MR है पूर्ण प्रतियोगिता, ये सीधी रेखा AR इज इक्वल टू MR, इलास्टिसिटी अनंत होती है, और इसमें इलास्टिसिटी क्या रहती है, कम होती है, डाउनवर्ड होती है AR MR, इस तरह से बनती है। नेक्स्ट आ जाती है, अगर डिसीजंस की बात करें, इसमें जो डिसीजन है इंडस्ट्री लेती है प्राइस का, इसमें प्राइस और आउटपुट दोनों डिसीजन फर्म लेती है। इसमें प्राइस का डिसीजन इंडस्ट्री लेती है, लेकिन आउटपुट का डिसीजन फर्म लेती है। नेक्स्ट आ जाता है मैक्सिमम प्रॉफिट्स। अगर हम नॉर्मल शॉर्ट पीरियड की बात करें, तीनों में सेम है, सुपर नॉर्मल, नॉर्मल, लॉस। लेकिन अगर हम लॉन्ग की बात करें, दोनों में ही नॉर्मल प्रॉफिट्स होंगे लॉन्ग पीरियड में। इक्विलिब्रियम की कंडीशंस वही हैं, MR इज इक्वल टू MC, चाहे पूर्ण प्रतियोगिता हो चाहे अपूर्ण प्रतियोगिता हो। अगर कीमत की बात करें, इसमें कीमत कम होती है, इसमें कीमत ज़्यादा होती है, इसमें आउटपुट ज़्यादा होता है और इसमें आउटपुट कम होता है। इसको हम डायग्राम के साथ समझेंगे, लॉन्ग पीरियड की डायग्राम के साथ हम कंपैरिजन करेंगे। सेम, सबसे पहले AR मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का हॉरिजॉन्टल हाफ में से, MR मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का, AR पूर्ण प्रतियोगिता परफेक्ट कंपटीशन का, MR परफेक्ट कंपटीशन का। ये प्राइस परफेक्ट कंपटीशन की। लॉन्ग पीरियड में नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, यहाँ से टच करके ये LAC, तो ये हमने बना ली। अब यहाँ पे इक्विलिब्रियम किसका रहेगा, पूर्ण प्रतियोगिता का। ये क्वांटिटी किसकी है, परफेक्ट कंपटीशन की, क्योंकि यहीं पे MC कट करती है, MC यहाँ से जाएगी इस तरह से कट करते हुए न्यूनतम पे LMC। तो ये इक्विलिब्रियम किसका है, परफेक्ट कंपटीशन का, और ये इक्विलिब्रियम किसका है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। ये प्राइस किसकी है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। किसके बराबर है, कॉस्ट के बराबर है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन की। तो इसका मतलब अब देखिए यहाँ पे ये आउटपुट किसका है, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन का। आउटपुट इसमें कम है, प्राइस परफेक्ट कंपटीशन में कम है।
इसमें एक्सेस कैपेसिटी, ये देखिए इतनी एक्सेस कैपेसिटी है। पूर्ण प्रतियोगिता में उत्पादन ज़्यादा होता है, ये ऑप्टिमल होता है, ऑप्टिमल प्रोडक्शन होती है यहाँ पे। इसमें सब कुछ बराबर है, LAC LMC, यहीं पे SCC भी होती है, यहीं पे SMC भी होती है, यहाँ पे सारा कुछ बराबर होता है, लेकिन इसमें LMC से ज़्यादा होती है प्राइस। नेक्स्ट आ जाता है प्रॉफिट्स, वो मैंने बता ही दिया, दोनों में ही नॉर्मल प्रॉफिट्स हो रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। मोनोपोली में क्या डिफरेंस है? मोनोपोली में एक प्रोडक्ट होता है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट होता है। मोनोपोली में होमोजीनियस प्रोडक्ट होता है, उसमें एक ही सेलर होता है मोनोपोली में, और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में बहुत सारे सेलर्स होते हैं। मोनोपोली में एंट्री रिस्ट्रिक्टेड होती है, गवर्नमेंट कंट्रोल होता है, लेकिन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में आप एंट्री फ्री होती है, लेकिन विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, मतलब कि कुछ एंट्री पे रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, उन टर्म्स एंड कंडीशंस को अगर आप पूरा करोगे तो आप एंटर कर सकते हो और एग्जिट कर सकते हो। मोनोपोली में नो नॉलेज और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में इम्परफेक्ट नॉलेज होती है। और मार्जिनल रेवेन्यू कर्व्स की बात करें तो मोनोपोली में जो ARMR बनती है दैट इज स्टीपर, मोनोपोली में स्टीपर होती हैं और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में फ्लैटर होती हैं। उसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि इसमें कंपटीशन है तो फ्लैटर हो जाएंगी, इसमें कंपटीशन नहीं होता है तो ये स्टीपर। मतलब मोनोपोलिस्टिक पूर्ण प्रतियोगिता में ऐसी, इसमें कंपटीशन है ही नहीं, इसमें ज़्यादा है, इसमें बहुत ज़्यादा है। तो जितना ज़्यादा होता जाएगा ये फ्लैटन होती जाएंगी, जितना कम होता जाएगा ये स्टीपर होती जाएंगी। तो बाकी डायग्राम सेम बनते हैं सारे के सारे, मोनोपोली और मोनोपोलिस्टिक, सिर्फ इसकी इलास्टिसिटी का अंतर होता है, ये स्टीपर बनाते हैं, इसमें फ्लैटर। मोनोपोली में लॉन्ग पीरियड में सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं, मोनोपोलिस्टिक कॉम्पिटिशन में नॉर्मल प्रॉफिट्स होते हैं। अगर हम इसकी डिसीजंस की बात करें तो मोनोपोली में सारे डिसीजंस कौन लेता है? मोनोपोलिस्ट लेता है, प्राइस के भी, क्वांटिटी के भी। मोनोपोली में भी, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी सारे फैसले मोनोपोलिस्ट, लेकिन एक डिग्री तक ही उसका कंट्रोल होता है, फुल कंट्रोल नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि प्रोडक्ट क्लोज सब्स्टिट्यूट है। अगर वो ज़्यादा कीमत चार्ज करेगा, बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा कीमत में दूसरे प्रोडक्ट की तुलना में, तो लोग जो हैं उसका प्रोडक्ट छोड़कर दूसरे प्रोडक्ट की तरफ चले जाएंगे। इसके साथ आपका ये टॉपिक जो है इसके साथ ख़त्म होता है। थैंक यू।